हेलो फ्रेंड्स, IAS PCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज आपकी ये लगभग लास्ट क्लासेस ही हैं। 2 क्लासेस में आपका ये पूरा मैगजीन खत्म हो जाएगा। 2 दिन की क्लासेस डिस्टर्ब थी, मैं कहीं बीच में गया हुआ था, इसी कारण से अभी क्लासेस नहीं हो पा रही थी और आज मैं आपकी क्लासेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और हम लोग आर्टिकल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे वाला न्यूज इन शॉर्ट्स जो है वो मैं आपको पढ़ा चुका था साइंस एंड टेक का। अब आर्टिकल नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग सीधे 1 तक जाएंगे, इसे रिवर्स में। ठीक है, तो हम लोग इसमें बस साइंस एंड टेक को ही कवर करेंगे। बाकी पूरी मैगजीन हमने करा दी है। बाकी उसमें प्रीलिम्स के लिए जो भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा उसको हम कवर कर लेंगे आर्ट एंड कल्चर में, और इसके बाद पूरी मैगजीन खत्म। हम लोग नवंबर मंथ से, नए साल से, नए मैगजीन की शुरुआत करेंगे 1 तारीख से। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आर्टिकल को। लिखा इसमें क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आप जानते ही होंगे, और एस्टेरॉइड कोई नया तो है नहीं। तो हाल ही में क्या हुआ है कि नासा के ओरोसिस रेक्स मिशन का जो है कैप्सूल बेन्नू क्षुद्र ग्रह से सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आ गया है। ये न्यूज़ में रहा, इसलिए जो है इसमें कवर हुआ है। क्या इसमें न्यूज़ में रहा कि जो नासा का ओरोसिस रेक्स जो एक मिशन है, उसका मिशन का नाम है ओसिरिस रेक्स। ठीक है, और उसका कैप्सूल वेन्नू जो क्षुद्र ग्रह से था, इसका वेन्नू क्षुद्र ग्रह वेन्नू है, उससे सैंपल लिया और ये पृथ्वी पर वापस आ गया। तो वेन्नू क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं कि ये 510 मीटर का जो इसका जो है लगभग इसका वो व्यास है पूरा, और मतलब इसकी पूरी ऊंचाई और तमाम चीज़ें जानते हैं कि 510 मीटर की इसकी लगभग जो है इसका है। ठीक है, व्यास अगर ऊंचाई भी रहा है तो इसका व्यास समझ लीजिए, ऐसे भी मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रकार छोटा व पृथ्वी के निकट कार्बन युक्त क्षुद्र ग्रह है इसका। ठीक, आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष पुराना है, और इसकी जो संगठक है इसका क्या है, इसका मौजूदा संगठन क्या है, आकार हमारे सौर मंडल के निर्माण के 10 बिलियन वर्षों के भीतर हुआ है। यानी कि हमारा जो सौर मंडल का निर्माण हुआ उसी के 10 बिलियन वर्षों के भीतर जो है इसका निर्माण हुआ। पृथ्वी के निकट जो है कार्बन युक्त ये क्षुद्र ग्रह है, एस्टेरॉइड है। इसकी परिक्रमा अवधि क्या है कि लगभग 1.2 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। ठीक है, और हर 6 साल में पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरता है। ये इसका नाम है क्षुद्र ग्रह वेन्नू। अब ये सवाल कैसे बन सकता है, वनडे एग्जाम्स में भी से बन सकते हैं और ऐसे भी एग्जाम्स में बन सकते हैं कि वेन्नू क्या है। वेन्नू एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, ये ऐसे सिंपल से एक सवाल बनते जाते हैं। ठीक, तो ओरोसिस रेक्स मिशन यहाँ यूपीएससी फोकस करेगा यहाँ पे प्रीलिम्स में कि ओसिरिस रेक्स मिशन क्या है। मैं उल्टा पढ़ रहा था। ओसिरिस रेक्स मिशन, इसका पूरा नाम है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर। ठीक है, ओसिरिस रेक्स। ठीक है, इसका नाम है पूरा। इसका उपलक्ष्य क्या था कि क्षुद्र ग्रह वेन्नू से सैंपल को एकत्र करना और पृथ्वी पर भेजना, और ये अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल रहा है। ठीक है, 2016 में इसको लॉन्च किया गया था और 2023 तक जो है क्षुद्र ग्रह का नमूना लेकर पहुंचने वाला पहला अमेरिकी मिशन ये बन गया। ठीक, बात खत्म। अब नई यात्रा क्या कि सैंपल को पृथ्वी को भेजने के बाद जो ओसिरिस रेक्स है ना, उसने मतलब क्षुद्र ग्रह एपोफिस के लिए एक नया मिशन शुरू कर दिया है, इसलिए उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, ओसिरिस अपेक्स एक्सप्लोरर। ठीक है, अब वो क्या है कि नया क्षुद्र ग्रह पे जो है वो उसके लिए मिशन चालू हो गया है। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह होते ही क्या है। पहले तो आपने बार बार ये चीजें सुन ली कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं कि जो चट्टानी संरचना होती है, पिंड होते हैं। जैसे पिंड होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ एक आपको इसकी विशेषताएं ध्यान देनी है कि जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो चट्टानी संरचनाएं होती हैं, और ये क्या करते हैं, सूर्य की जो है परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये जो है सूर्य की, सन की जो है ये परिक्रमा करते हैं। ठीक, आमतौर पर इसे लघु ग्रह भी कहते हैं, यानी कि अगर लघु ग्रह देते तो वो एस्टेरॉइड्स भी होगा। ठीक है, एस्टेरॉइड इसका जो है ये क्यों लघु ग्रह बोलते हैं, क्योंकि इसका जो आकार होता है ना, जो जनरली जो ग्रह पाए जाते हैं, जो भी प्लैनेट्स होते हैं उससे छोटा होता है, इसलिए जो उसको लघु ग्रह बोलते हैं। ठीक, 3 भागों में इसकी अवस्थिति के अनुसार बांटते हैं, मतलब इसकी लोकेशंस के अनुसार 3 भाग में इसको बांट देते हैं। ठीक है, मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, यह मेन एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ पे है, यह जो है मंगल ग्रह। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ऐसे मान लीजिए बुध 20 लिख दिया। ठीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इस मान लीजिए जैसे। ठीक है, तो ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ठीक है, इसके बीच का जो है ये बेल्ट है मेन एस्टेरॉइड बेल्ट। ठीक, इसी के बीच में मौजूद है। इसमें कितना है, लगभग 1.1 से लेकर 1.9 मिलियन क्षुद्र ग्रह होने हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कुल जो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में सभी जो क्षुद्र ग्रह होते हैं कुल द्रव्यमान चंद्रमा से कम, यानी काफी छोटे छोटे हैं, चंद्रमा से छोटे हैं। ट्रोजन्स
अभी ट्रोजन्स क्या होते हैं? ये क्षुद्र ग्रह जो होते हैं किसी बड़े ग्रह की कक्षा में मौजूद होते हैं लेकिन ग्रह से टकराते नहीं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये मान लीजिए आपको पृथ्वी, आपको शनि बोल लिया, शनि है, ठीक है। शनि के पास जो है ये उसका मान लीजिए कि ये ऐसा एस्टेरॉइड है जो एकदम उसके पास ही मौजूद है, पर ये क्या है कि इसी के परिक्रमा भी करेगा, इसके साथ साथ कर सकता है या फिर इसके अपोजिट भी करेगा, पर इसे टकराएगा नहीं, ठीक है। तो ये ट्रोजन्स बोलते हैं, ठीक। ट्रोजन्स कहाँ पे है? नासा ने जो है बृहस्पति, नेपच्यून और मंगल की कक्षा में जो है 3 जगहों पे इस पे ट्रोजन्स की जो है ये पता लगाया नासा ने, ठीक है। और फिर क्या आगे पृथ्वी के निकट, अब तीसरा एक उस कैटेगरी क्या है? पृथ्वी के निकट जो है नियर अर्थ एस्टेरॉइड। ये कक्षाएं, इनकी कक्षाएं क्या होती हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कक्ष के काफी निकट होती गुजरती है, ठीक है। यदि किसी क्षुद्र ग्रह की कक्षा क्या है कि अगर पृथ्वी की परिक्रमा से गुजरती है, मान लीजिए पृथ्वी उसके परिक्रमा जो पथ है उससे गुजर रही है, ठीक है, तो उसे क्षुद्र ग्रह को अर्थ क्रॉसर बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अर्थ क्रॉसर, ठीक है। 3 प्रकार के एस्टेरॉइड की बात हम लोग यहाँ पे अवस्थिति के आधार पे की है। ये किस प्रकार की कैटेगराइजेशन है? लोकेशन के आधार पर इसकी कैटेगराइजेशन है, मेन एस्टेरॉइड बेल्ट, ट्रोजन्स और नियर अर्थ एस्टेरॉइड, ठीक है। ये बात यहाँ पे निकल कर सामने आती है। तो क्षुद्र ग्रह का जो खोज होगी उसका खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोनॉमी में किस प्रकार से उसको जो योगदान देगा, क्षुद्र ग्रह का क्या योगदान है, ठीक। तो सौर मंडल के निर्माण के संबंध में जानकारी होगी। ये क्या होते हैं? जो वेनू जैसे क्षुद्र ग्रह हैं वो हमारे जब सौर मंडल का निर्माण हुआ तो उसी वक्त के ये क्षुद्र ग्रह माने जाते हैं कि उस वक्त भी इन्हीं का निर्माण हुआ था या टूट कर कहीं से किसी से अंग से ये निकल गए थे, ठीक है। तो इनके बारे में उस समय की परिस्थितियां, पदार्थों और उसकी समय की जो घटनाएं हैं उसको समझने में ये मदद मिलेगा, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगा। रासायनिक कार्बनिक सैंपल्स जो आए हैं वो है, और आपको पता है कि ये हाई कार्बन, यहाँ पे जो वेनू क्षुद्र ग्रह के सैंपल में शुरुआती जब अध्ययन हुआ उस पर हाई कार्बन पदार्थ और जल का प्रमाण मिला, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ग्रहों की रक्षा पृथ्वी के लिए क्या है कि जो रक्षा से जुड़े साझा प्रयासों के लिए क्या है कि वेनू जैसे क्षुद्र ग्रहों के लिए संगठना और संरचना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। अंतरिक्ष अन्वेषण प्रौद्योगिकी को मदद मिलेगा। अब इस मिशन ने क्या बताया? इस मिशन ने यह दर्शा दिया है कि उन्नत तकनीक के माध्यम से हम जो है अंतरिक्ष के मिशनों को जो है हम संभव बना सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है कि अभी हाल में देखिएगा जाक्सा, ठीक है। जाक्सा क्या? जापान की स्पेस एजेंसी है। कई बार स्पेस एजेंसीज का नाम मैच दी कॉलम करके दे देगा यूपीपीसीएस स्टेट एग्जाम्स और बीपीएससी वगैरह एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है जाक्सा क्या है? जापान की एजेंसी है, ठीक है। इसमें 2024 में मंगल ग्रह के चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए, मंगल ग्रह का जो मंगल ग्रह के जो चंद्रमा है, मून्स है जो, ठीक है, वहाँ के मतलब जो उसका, हाँ, चंद्रमाओं के लिए, ठीक है, उसका अध्ययन करने के लिए मार्सियन मून एक्सप्लोरेशन, ठीक है, मून्स एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च करेगा, ठीक है, ये 2024 में, ठीक। इसके बाद क्या है? इस मिशन के तहत क्या करेगा? मंगल ग्रह के उपग्रह चंद्रमा फोबोस की सतह से एक सैंपल यहाँ पे एकत्रित किए जाएंगे, ठीक है। कौन है वहाँ पे? चंद्रमा फोबोस की सतह से, ठीक है। बस बात आपको यहाँ पे समझ ले, ठीक। संसाधन का उपयोग यहाँ पे इसका भी पता लगा सकते हैं हम लोग कि जो वेन्यू से सैंपल लाए गए हैं उनका जब कंपोजिशन का जब अध्ययन किया जाएगा तो जो कुछ संसाधन वहाँ पे मौजूद है उसके बारे में प्राइमरी रिसोर्स जानकारियाँ हमें वहाँ पे मिल सकती हैं, ये मदद मिलेगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जो वैश्विक महत्व, सहयोग का महत्व, वैज्ञानिक समुदाय की जो महत्वाकांक्षी परियोजनाएं हैं उस पर आगे मिलजुल कर काम करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करेगा, ठीक है। वैश्विक मिशन ऐसे लॉन्च किए जाएंगे जो कि जो है एस्टेरॉइड, कॉमेट्स और मेटेरॉइड्स वगैरह की जो अध्ययन कर सकते हैं और जीवन के, पृथ्वी के जीवन से इतर अन्य जगह की जो कंपोजिशंस, जीवन और वहाँ की संघटनाएं, जो भी संरचनाएं हैं, संघटनाएं, सबको समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। तो ये क्षुद्र ग्रहों के लिए जो कौन कौन से मिशंस हैं और ये अंतरिक्ष से सैंपल आने वाले कौन कौन से मिशन है तो वो उसको देख लेते हैं। तो जो गैलीलियो मिशन था 1991 में क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा का, जापानी का अंतरिक्ष का यान हायाबुसा मिशन, ठीक, ये इटोकावा क्षुद्र ग्रह पर उतरा था, ठीक। नासा का डॉन अंतरिक्ष यान 2007 में क्षुद्र ग्रह वेस्टा पर अन्वेषण करने के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। अंतरिक्ष से सैंपल लेने वाले जो कौन कौन से मिशन है? नासा का अपोलो 11, नासा का जेनेसिस अंतरिक्ष यान, नासा का स्टारडस्ट मिशन, जापान का हायाबुसा 2 मिशन, ठीक है। क्षुद्र ग्रह यूगु से यहाँ से लिया गया था। तो ये सारे मिशन हैं, इसको बस एक बार देख लीजिए आप, बस इसमें प्रीलिम्स में सवाल तो नहीं पूछेगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। बेसिक डिफरेंस यहाँ पे आपको समझने में या बेसिक चीज़ें यहाँ पे आपको जानने में मदद मिल सकती है, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह के बारे में जो बात कर रहे थे एस्टेरॉइड की, ये ग्रह क्या होते हैं? ग्रह से छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक है, एस्टेरॉइड। उसी तरह से मेटेरॉइड होते हैं, ठीक। ये क्या होते हैं? ये क्षुद्र ग्रह
धूमकेतु या ग्रह से अलग हुए क्या होते हैं, चट्टानी या धात्विक खंड होते हैं। मतलब अगर किसी से अलग हुए, अगर कोई क्षुद्र ग्रह हुआ या धूमकेतु या ग्रह हुआ तो उसको बोलेंगे, मतलब मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ से एक हिस्सा टूट के ये अंतरिक्ष में चला गया, ये मेटेरॉइड हो जाएगा, ठीक है। अब मेटेरॉइड होगा, और मेटेरॉइड क्या होगा, टी और डी में अंतर यहाँ पे, मेटेरॉइड वो होगा उल्का का वह भाग होगा जो क्या होगा, पृथ्वी तक पहुंचेगा, उसको मेटेरॉइड बोलेंगे। कॉमेट्स क्या होते हैं, हिम युक्त पिंड होते हैं, यानी यहाँ पे इस पे बर्फ होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जब सूर्य के नजदीक से गुजरेगा तो फिर क्या होगा, एक लंबी और मोटी गैसीय पूंछ इसकी क्या होती है, विशेषताएं होती हैं, ठीक। उल्का क्या होते हैं, मेटोर क्या होते हैं, मेटर, मेटोराइड और मेटेराइट, इसमें तीनों के अंदर में बात ध्यान देना है। मेटर क्या होता है, उल्का, ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते समय घर्षण कारण गर्म होकर चमकने लगते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है इस चीज़ों को। तो ये अभी ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे कि ये आपको बेसिक एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, जैसे एस्टेरॉइड के बारे में तो मिल जाएगा एकदम, ठीक है, क्षुद्र ग्रह, मेटेरॉइड आपको ध्यान देना है। ये जो ग्रह या किसी धूमकेतु या फिर एस्टेरॉइड से ही कट करके कुछ बनते हैं, अलग होकर चट्टानी जो खंड होते हैं उसी को मेटेरॉइड बोलते हैं। और जो मेटेरॉइड क्या होता है, जो पृथ्वी तक पहुँचता है उसी को बोलते हैं। ये क्या होता है, उल्का पिंड। और मेटेर क्या होते हैं, जब ये वायुमंडल में जब जाते हैं पृथ्वी के, तो जो वो जल करके जो वहीं पे घर्षण कारण जलने लगते हैं, खूब तेज सा प्रकाश होगा, पर वो नहीं नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो पृथ्वी तक आ गए वो मेटेरॉइड हो गए। और धूमकेतु क्या होते हैं, वो हिम युक्त पिंड होते हैं, जो सूर्य के दौरान जब सूर्य से जब आसपास जब जाते हैं तो काफ़ी मोटी लंबी गैस जो होती है और वो पूंछ जैसी वहाँ से निकलती है, और वो क्या होती है, उनका वो सबसे बड़ा है कि वो हिम युक्त होते हैं, यानी कि वो बर्फ से ढके होते हैं, उसको कॉमेट बोलते हैं, धूमकेतु बोलते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको देख लिया आपने, इसमें से कुछ अब बचा नहीं होगा, आप समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइएगा, मैसेज वहाँ पे है टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप मैसेज कर सकते हैं, जो कमेंट भी कर सकते हैं, अपने फीडबैक भी दे सकते हैं, सारी चीज़ें। अब हम लोग आते हैं अपने भारत की अंतरिक्ष तकनीक संबंधी क्षमताओं को विकसित करना, अनलॉकिंग इंडिया स्पेस टेक पोटेंशियल। अब ये टॉपिक किस लिए इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक जो है ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। मेंस में आपको यहाँ से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं हैं। संभावना इसलिए है क्योंकि अंतरिक्ष संबंधित जो सवाल है वो आते हैं। तो अभी इसमें कुछ प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें होंगी, उसको हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से प्रीलिम्स के लिए क्या क्या बन सकता है इस आर्टिकल से। तो इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव 2023 में क्या है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, नेस्कॉम, फिर डेलॉयट इंडिया, ये क्या गए तीनों रूप से मिल करके एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक से एक नाम से एक शीर्षक रिपोर्ट की, इसी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है। तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन, नेस्कॉम, डेलॉयट इंडिया, ये तीनों मिलकर के किस चीज़ में, इंडियन स्पेस कॉन्क्लेव में। क्या रिपोर्ट का नाम था, एक्सप्लोरिंग द अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन डाउनस्ट्रीम स्पेस टेक, ठीक है, ये रिपोर्ट आई। अब आती है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक बड़ा परिवर्तन कैसे आया। भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा थी वो शुरुआती दौर से कैसे शुरू हुई और इसके बाद से जो है कैसे अभी तक वर्तमान में ये आकार ले रही है, क्या क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम लोग डिस्कशन विस्तार से करने वाले हैं, ठीक है। शुरुआत कैसे हुई, भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय समिति, ठीक। इससे हमारी शुरुआत हुई 1962 में। इसका नाम इनकोस्पर था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय समिति थी, ये इसके लिए बनी थी अंतरिक्ष यात्रा अनुसंधान के लिए। फिर 1969 में क्या हुआ, इसरो बना। इसरो के गठन का हुआ, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये सवाल सीधे सीधे मैच दी कॉलम में आया था, या उसको कहता कि डेट वाइज जो है उसको मेंशन करना था कि कौन कौन सा जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है डेट वाइज, ठीक है। तो उसमें आया था सवाल ये इसरो का गठन में, ये 1969 में हुआ था, 1969 हुआ था, ठीक है। 1972 में क्या हुआ, अंतरिक्ष विभाग की जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का गठन हुआ। तो ये क्या थे, ये जो थे ऑर्गेनाइजेशंस थे और मिनिस्ट्रीज थी। सरकार का एकाधिकार की बात करते हैं तो 1960 के दशक से लेकर के 2010 तक क्या था, इस पर सरकार का एकाधिकार था। अंतरिक्ष सेक्टर पे जो है अंतरिक्ष क्षेत्र में सरकार का प्रभावी रूप से एकाधिकार था, मोनोपोली थी। निजी क्षेत्र की जो भागीदारी थी, यानी प्राइवेट सेक्टर क्या था इसमें, जैसे क्या होता है कि मान लीजिए कोई, अगर मान लीजिए आपके अंतरिक्ष को मान लेते हैं एक दुकान है, ठीक है, एक दुकान है, उसमें क्या हुआ कि ये अंतरिक्ष मान लीजिए एक दुकान है और सरकार, अब एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको, सरकार की क्या थी, दुकान पे पूर्णतः कब्जा था। मतलब इसमें प्राइवेट, मान लीजिए मैं इसमें कुछ हिस्सेदारी लेना चाहूँ इस दुकान में, या फिर इस दुकान को मैं खरीदना चाहूँ, या मैं इस तरह से एक ऐसी दुकान, फिर मैं इसके लिए कुछ आने जाने का रास्ता बनाना चाहूँ इस दुकान में, या फिर क्या है कि मैं इसमें कुछ हिस्सेदारी चाहूँ, मेरे लिए कोई सभी रास्ते बंद थे नहीं, क्योंकि सभी चीज़ें क्या थी, सरकार के कंट्रोल में थी, सरकार उस पर मोनोपोली था। पर ये 2010 के बाद से धीरे धीरे चेंज हुआ।
निजी क्षेत्र का प्रवेश हुआ, कैसे हुआ? अंतरिक्ष क्या है? अब क्या है? सरकार के एकाधिकार का विशेष क्षेत्र नहीं है। अंतरिक्ष क्षेत्र क्या है? रणनीतिक और आर्थिक महत्व के कारण अब क्या है कि इसमें पीपीपी यानी कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप की भागीदारी से इसका संचालन हो रहा होगा, उसका होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र है उसके बीच में सहयोग के वाले जो आपसी सहयोग वाले संबंध होते हैं। ठीक, अब तक क्या है कि अभी तक जो है जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का अधिकांश योगदान क्या है? मूल श्रृंखला के अपस्ट्रीम खंड से हो रहा है, जैसे कि उपग्रह विनिर्माण, प्रक्षेपण आदि। मतलब क्या है इसमें जो है इसमें बहुत सारे विविधीकरण, क्षेत्रक विविधीकरण मौजूद हैं। भारत की जो नई अंतरिक्ष नीति 2023 है, मूल्य श्रृंखला के यानी वैल्यू चेन में डाउनस्ट्रीम खंड में क्या कर रही है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने के अवसरों को बढ़ावा देती है। मतलब अपस्ट्रीम खंड में क्या होता है कि काफी बड़े बड़े जो है प्रोजेक्ट्स होते हैं। इसमें क्या है कि अब क्या है कि भारतीय जो नई अंतरिक्ष नीति आई है, इसमें क्या है डाउनस्ट्रीम खंड, मतलब जो नीचे छोटे छोटे, मान लीजिए कि एक विमान बन रहा है, ये अंतरिक्ष में जा रहा है, जाएगा। इसके लिए जो है अब सारी चीजें क्या होती थी कि पहले प्रोजेक्ट होते थे, बड़े बड़े ब्लॉक्स वाले प्रोजेक्ट होते थे। अब क्या कर रही है सरकार? क्या कर रही है इसमें मान लीजिए एक कलपुर्जा ए है, एक कलपुर्जा ए है और एक कलपुर्जा बी है। ए इसने बी को दे दिया अडानी को, ए को दे दिया टाटा को, सी को दे दिया मान लीजिए अंबानी को दे दिया बनाने के लिए, डी को दे दिया उसने किसी अन्य सेक्टर में, मान लीजिए कोई पीएसयू था, कोई उसको दे दिया। ठीक, अब बाकी चीजें कुछ किसी और को दे दिया, फिर बाद में सब आकर के असेंबल हो जाएंगे। मतलब क्या है कि इसमें सभी चीजों को खंड खंड करके डाउनस्ट्रीम, यानी इसमें जो है डिसेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया जो है अब सरकार धीरे धीरे इस पे ला रही है, और निजी क्षेत्र का भागीदारी क्या है धीरे धीरे इसमें बढ़ रहा है। इससे कंपटीशन और जो परफॉर्मेंस दोनों में, गुणवत्ता में भी सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये चीजें आ रही है। डाउनस्ट्रीम अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए क्या संभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं? रिमोट सेंसिंग है, जैसे कि डाटा के उपग्रह डेटा का भंडारण, डेटा एनालिसिस करना, एप्लीकेशन का विकास करना जो विभिन्न कार्य के लिए। ठीक, जैसे फसल कृषि के लिए क्या है? फसल निर्धारण, मानचित्र, मृदा का मानचित्रण करना, मौसम की निगरानी करना, सिंचाई प्रबंधन करना, ये सारे क्या है डाउनस्ट्रीम जो कार्य हैं। पर मैं जो आपको बता रहा था वो ये क्षेत्र है, और मैं जो बता रहा था कार्य जो है वो कार्य क्षेत्र क्या होता है डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में। ये है कि बड़ी बड़ी जो कार्य होते हैं वही सब चीजें थी। अब क्या है कि डाउनस्ट्रीम में सारी चीजों को इसमें अन्य सेक्टर्स में इसका प्रभाव बढ़ाया जा रहा है। जैसे अभी क्या हुआ, उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि ये आया था न्यूज में, पंचायती राज के लिए भू स्वामित्व योजना आई थी। ठीक है, भू स्वामित्व योजना। अब भू स्वामित्व योजना थी, स्वामित्व योजना, इसमें क्या था कि ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। ठीक, ड्रोन का इस्तेमाल करके जो इसकी मैपिंग की गई। ठीक, इसके साथ साथ क्या है कि अभी जो है फसलों के लिए या फिर मौसम के लिए, किसानों की जो मिट्टी की गुणवत्ता के लिए या चक्रवात के प्रेडिक्शन के लिए, सभी चीज़ों के लिए जो है अब क्या है कि अब सेक्टर्स जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए खुल रहे हैं। अब क्या है सरकार इन अंतरिक्ष क्षेत्र का जो है इसमें डाउनस्ट्रीम, मतलब कि इसमें सबका क्या है विकास कर रही, सबको इसमें अलग अलग पार्टिसिपेशन करने का मौका दे रही है। तो ये चीज़ें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि अब क्या होता है कि सेक्टर का डाइवर्सिफिकेशन हो जाना। सेक्टर ये क्या है कि अब इस सिर्फ एक ये नहीं कि सिर्फ उपग्रह भेजना है, सिर्फ उसमें जाकर के अंतरिक्ष में ही सब प्रयोग करना, ये सब चीज़ें नहीं थी। अब क्या है कि इसमें इसका जो है सेक्टर का विविधीकरण हो चुका है। शहरी नियोजन और विकास के मामले में भी, जैसे मास्टर प्लान बनाने के लिए क्या है अर्बन हीट आइलैंड की भविष्यवाणी निगरानी करना। ठीक है, आपदा प्रबंधन में उसका पूर्वानुमान लगाना, आपदा के बाद उसका प्रबंधन करना। ठीक है, आपदा प्रबंधन में दो चीज़ें होती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट में, कि आपदा मान लीजिए है, आपदा से पहले के जो कार्य होते हैं यानी उससे निपटने के लिए, अब उससे बचने के लिए, और आपदा आ गई उसके बाद के कार्य होते हैं। तो यहाँ भी जो है क्या कर रही है, यानी कि अंतरिक्ष सेक्टर का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, ब्लू इकोनॉमी यानी मत्स्यन और समुद्री विज्ञान का जो है इसका पता लगाना, संशोधन, इसका पूर्वानुमान लगाना, संभावित क्षेत्रों का पता लगाना, समुद्र में रिसोर्सेज का पता लगाना, यहाँ छोड़ दिया हुआ है रिसोर्सेज भी लिख लीजिए, रिसोर्सेज के लिए भी यहाँ पता लगाने में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन, इसके लिए भी अन्य सेवाएं जो हो रही हैं, बहुत सारे सुदूर क्षेत्रों में कनेक्टिविटी दी जा रही है, बैंकिंग शाखाओं में दी जा रही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सरकारी सेवाओं के वितरण में दी जा रही है। ठीक है, पर्यटन, भुगतान, व्यापार, डिजिटल व्यापार, सभी सेक्टर में इसमें ले जा रही है। ठीक है, अभी क्या है इसमें नागरिक उड्डयन, ठीक है, निर्देशन, पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं जो है ये सारी सेवाएं है। रणनीतिक उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष का उपयोग हो रहा है, जैसे क्या है कि जल, थल, वायु के बाद अंतरिक्ष को 4th ऑपरेशन डोमेन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4th ऑपरेशन डोमेन के रूप में वर्गीकृत किया जाना रणनीतिक उद्देश्यों के लिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकता है ये सुरक्षित संचार को
दोहरा उद्देश्य हमारे पूर्ति करेगा क्षेत्र, क्योंकि ये सुरक्षित संचार को सुलभ बनाएगा, एकीकृत कमांड सेक्टर और नियंत्रण केंद्र होंगे। फिर इसके साथ क्या करेगा कि खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही कार्य के लिए भी जो है ये हमारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये अंतरिक्ष सेक्टर के समय बहुत सारी चीज़ें बनकर आई हैं। अभी क्या है कि अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लें कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, फिर आगे की राह देखेंगे। चुनौतियां क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बहुत भयंकर है। इसमें वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग क्या है, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। भारतीय कंपनियों को प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा करने और इस बाजार में अपनी जगह बनाने और खुद को तकनीकी रूप से अलग और बेहतर साबित करने की आवश्यकता है। पूंजी की उपलब्धता यहाँ पे बहुत चुनौती बनी हुई है, क्योंकि क्या है कि अप स्ट्रीम जो पूंजी का जो प्रवाह होता है, यानी कि जो फंडिंग होती है वो क्या होती है, अपस्ट्रीम गतिविधियां में होती है। जैसे बड़े बड़े जो ब्लॉक्स बनते हैं, बड़े बड़े अंतरिक्ष अन्वेषण होते हैं, उपग्रहों की लॉन्चिंग होती है, वहाँ पूंजी अधिक मिल जाती है। डाउन स्ट्रीम कंपनियों के लिए पूंजी प्रवाह बहुत कम होता है, ये भी समस्या है। सप्लाई चेन में व्यवधान है, इससे बहुत सारे वैश्विक अस्थिरताएं हैं, भू राजनीतिक संघर्ष हैं, ये क्या कर रही हैं, सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे निजी क्षेत्र के लिए क्या है, जो महत्वपूर्ण उपलब्धता और उपकरण होते हैं वे उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ठीक है, अन्य चिंताएं क्या है, डेटा का जो व्यापक एकत्रीकरण है वो विश्लेषण क्षमताओं का अभाव है। अंतरिक्ष संबंधी संसाधनों की उच्च लागत और जोखिम के चलते क्या है, जो इन्वेस्टमेंट पर जो है जो प्रतिफल प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ विद्यमान है। तो ऐसे में करना क्या चाहिए कि सरकार की सक्रिय भूमिका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे सरकार क्या करेगी, सरकार जो है अंतरिक्ष सेक्टर में निजी क्षेत्र की जो भू अवलेखन आधारित सेवाएं क्या करेंगी, इसको क्या करेगी, एक सक्षमकारी और उपभोक्ताओं के अनुरूप जो है भूमिका निभाए। कैसे कि जो भी डिमांड्स हैं उसके अनुसार सरकार जो है ये प्रोत्साहन कर सकती है प्राइवेट सेक्टर्स को, स्पेस टेक परिवेश को निर्माण कर सकती है, नीतियों में, पॉलिसीज में बेहतर जो है सुधार ला करके एक सुव्यवस्थित विनियामकीय फ्रेमवर्क बना सकते हैं। रेगुलेटिंग फ्रेमवर्क बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, तभी जो है सरल और दक्ष जो है ये नियमें बनेंगे, अनुमोदन में पारदर्शिता आएगा और पूर्वानुमान सुनिश्चित करना संभव हो पाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है। वैश्विक सहयोग भी यहाँ बढ़ाना होगा। अभी अनेक देशों के साथ जो है सैटेलाइट सेवा और अन्य उपग्रह पर सहयोग आदि को प्राप्त करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपयोगिता साबित हो सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए एक चीज़ और देख लेना है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन, आपने पढ़ा होगा, इसे 2021 में प्रारंभ किया गया था, ये न्यूज़ में उस वक्त भी था। इंडियन स्पेस एसोसिएशन, भारतीय अंतरिक्ष संघ, इसका 2021 में प्रारंभ किया गया था। ये हाल ही का है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसके बारे में जानना है कि ये क्या है, कि एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है। यही यूपीएससी टारगेट करता है हमेशा। कई बार ये जो संस्थान वगैरह पूछता है तो वो यहाँ टारगेट करता है, नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी है। मतलब क्या है, ये ना तो सांविधिक है, ना संवैधानिक है, ना कंपनी है, ना फिर ये क्या बोलते हैं एक निकाय है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री बॉडी, इसमें क्या है कि निजी अंतरिक्ष उद्योग के सफल और सहयोगात्मक विकास के लिए स्थापित किया गया था। किसके लिए, प्राइवेट सेक्टर के उद्योग के सफल विकास के लिए। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं। अब इसमें टाटा ग्रुप है, नेल्को, वनवेब है, एयरटेल है, लांसन एंड ट्रूबो है। इसकी ये क्या करता है, सरकार और निजी क्षेत्र के बीच में सेतु के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना, ये सरकार का नहीं है, ये निजी क्षेत्र के लिए बना हुआ है। अब आते हैं इसमें एक चीज़ और, अब यहाँ पता है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये अगर आप सवाल अगर कहीं आता है तो ये डेटा को आप अगर इसको बनाए रहेंगे, डेटा को लिखने के लिए, तो ये क्या होता है, वैल्यू एडिशंस होते हैं। इन्हीं डेटा से आप अपने इंट्रो की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर आप जब आंसर्स लिखेंगे तो बीच में इन्हीं डेटा को फीड करके अपने आंसर को वैल्यू एनहेंस कर सकते हैं उसका आंसर का। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है वो लगभग 8.4 बिलियन डॉलर की है। 8.4 बिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, ध्यान देना आपको, भारतीय अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, स्पेस की जो अर्थव्यवस्था, ठीक है, वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इसकी कितनी हिस्सेदारी हो गई, टोटल 2%। अब इस सरकार का लक्ष्य क्या है कि इसको 2% से बढ़ा करके टोटल वैश्विक जो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है उसमें 10% तक लाना है। जीडीपी में इसका योगदान अंतरिक्ष कितना है, 0.25%, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। और भारत में 2023 से 1990 और 190 तक क्या है, जो पंजीकृत अंतरिक्ष संबंधित स्टार्टअप हो गए हैं। मतलब 2023 तक क्या है, लगभग 200, मानिए 190 है तो लगभग 200 क्या है, हमारे अंतरिक्ष संबंधित जो है स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं और ये बहुत योगदान कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनके बारे में डिटेल्स में अगर मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए हैं जो नासा आपका इसरो नहीं कर पाया।
ठीक है। तो स्टार्टअप्स आने से, निजी क्षेत्र के आने से फायदा तो होता ही है, ठीक है। ये बात आपने देख ली यहाँ पे। अब आते हैं हम लोग अपने जो है दूसरे वाले आर्टिकल्स पे। इस पे लिखा है नेट न्यूट्रलिटी। यहाँ क्या है कि हाल ही में लगभग जो है 128 स्टार्टअप्स ने ट्राई को पत्र लिख करके ओटीटी सेवाओं को जो है रेगुलेट करने की टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की मांग का क्या कर दिया है, विरोध कर दिया है। जो लगभग 128 स्टार्टअप्स थे, स्टार्टअप्स ने क्या बोल, अभी एक सवाल आया था कि स्टार्टअप्स की जो है अवधि कितनी होती है, मतलब किसी भी स्टार्टअप्स को स्टार्टअप कब माना जाएगा, जब उसकी अवधि कितनी वर्ष की हो और उसकी नेट जो पूरी एसेट है उसका कितना होना चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। यहाँ मैंने कब पढ़ा था इसको इकोनॉमिक्स वाली क्लास में लगभग जो इसको आपको मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। इसको आप लोग जरूर देखिएगा। इकोनॉमिक्स वाला जो क्लास है इसमें विजन है इस मैगजीन में कि स्टार्टअप्स के जो उसको कैटेगराइज करने का जो कैटेगराइजेशन का जो मानक है उसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो स्टार्टअप्स ने क्या किया, ट्राई को पत्र लिखा। ट्राई क्या है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये क्या करती है, टेलीकॉम संबंधी जो सेक्टर्स होते हैं उसको रेगुलेट करती है। उसको पत्र लिख करके जो है ओवर द टॉप सेवाओं के लिए जो ओटीटी सेवाओं उसको रेगुलेट करने की जो टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की जो मांग है उसको विरोध किया है। अब टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं की जो मांग है उसका विरोध किसने किया है, स्टार्टअप्स ने किया है, ठीक। और ये क्या कर रही है, ओटीटी सेवाओं को विनियमित करने की मांग है। तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं टीएसपीस, इनका क्या मानना है कि जो नेटफ्लिक्स है, अमेजन है या अमेजन प्राइम वीडियो जैसे जो ओटीटी एप्लीकेशंस हैं, ये क्या करती हैं, सेवाएं न केवल उन्हीं का नेटवर्क का उपयोग करती हैं, बल्कि क्या करती हैं कि जो अन्य बल्कि व्हाट्सएप, फेसबुक और जो अन्य ओटीटी सेवा संचार कंपनियां उनके राजस्व में भी हानि का कारण बनती हैं। मतलब क्या है कि जो भी मान लीजिए नेटफ्लिक्स है, ठीक, अमेजन है, ये क्या कर रही हैं, ये ओटीटी एप्लीकेशन सेवाएं क्या करती हैं कि नेटवर्क में जो उनके नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण बैंडविड्थ का उपयोग करती हैं, ठीक। बैंडविड्थ होता क्या है आपको पता है, बैंडविड्थ जो होता है, जो बैंडविड्थ होता है ना, जैसे क्या होता है कि एक माप होता है नेटवर्क के क्षेत्र में, अगर माने तो एक माप होता है, मेजरमेंट होता है। क्या करता है, जो निश्चित समय में थोड़ा मैं आपको कलर चेंज कर दे रहा हूँ इसका, आपको बैंडविड्थ बता दे रहा हूँ बैंडविड्थ होता क्या है। आपको इंटरेस्टिंग जानकारी है, इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड, ओ ये हो गया था, ठीक है। बैंडविड्थ होता क्या है, नेटवर्क के सेक्टर में उसका एक अलग मतलब है, इस तरह से उसका अलग मतलब है, क्योंकि बैंडविड्थ उस तरह देखेंगे अलग, पर नेटवर्क सेवाओं की बात हो रही है तो यहाँ पे नेटवर्क बैंडविड्थ एक अलग क्या होता है, एक होता है मेजरमेंट होता है। ये मेजरमेंट होता है जो क्या करता है, निश्चित समय में यानी एक फिक्स टाइम में, मान लीजिए एक फिक्स टाइम हो गया, फिक्स टाइम में क्या करता है, नेटवर्क जो कनेक्शन होगा उस पर डेटा को संचालित करेगा, डेटा को जो है संचालित करेगा। उसके लिए क्या करेगा, वायरलेस लिंक की क्षमता को दर्शाता है। इसके लिए जो है वायरलेस लिंक है उसकी क्षमता को दर्शाएगा, यानी एक मेजरमेंट है, ठीक। वो क्या करेगा कि जो एक फिक्स टाइम में डेटा का जो ट्रांसफर हो रहा है, जो संचालित किया जा रहा है, उसके लिए क्या करेगा, उसकी जो है क्षमता को दर्शाएगा, ठीक। जिसको इस जो बैंडविड्थ होता है उसको किस में मापते हैं, बीट्स में मापेंगे, ठीक, या केबी में मापेंगे, किलोबाइट्स में मापेंगे, या एमबी में मापेंगे, या फिर जीबी में मापेंगे, या फिर टीबी में मापेंगे। यही जो आप पढ़ते हैं ना, एमबी, टीबी, जीबी, ये सब जो बाइट्स वगैरह, जो आप इतना एमबी नेट बचा है या इतना जीबी डेटा दे रहे हैं, यही होता है आपका जो है बैंडविड्थ, ठीक है। तो इसी चीज़ को आपको क्या है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका ये मानना है कि जो नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम वीडियो से क्या करते हैं, जो ओटीटी एप्लीकेशंस हैं क्या करते हैं, उनके नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण बैंडविड्थ का उपयोग करते हैं। और साथ साथ क्या करते क्या है कि व्हाट्सएप, फेसबुक, जो अन्य चीज़ों पे ये लोग क्या करते हैं, शेयर भी होता है। तो अन्य जो ओटीटी संचार सेवा कंपनियां हैं उनके राजस्व में क्या कर रही हैं, हानि का कारण भी बन रही हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वो अपने बुनियादी ढांचा, यानी उनका अब क्या है, उनका बुनियादी ढांचा क्या हो सकता है, वही हो सकता है नेटवर्क बैंडविड्थ हो गया हो तो, ठीक है। तो उस पर क्या है कि बैंडविड्थ ही उनका बुनियादी ढांचा है। तो ऐसे में क्या है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए क्या कर रही हैं कि वो अपने बिग टेक जो प्लेटफॉर्म्स हैं और OTTs हैं उनसे नेटवर्क उपयोग शुल्क, यानी कि जो है नेटवर्क उपयोग शुल्क, नेटवर्क यूजेस फी, एक तरह से एक शुल्क के वसूलने की अनुमति चाह रही है, किसे, ट्राई से, ठीक। और इसी का जो विरोध किसने किया है, स्टार्टअप्स ने किया है। यही बात इसकी कहानी है पूरी, ठीक। तो अब इस बात पे क्या नहीं हुआ, एक मुद्दा उभर के आता है, उसको बोलते हैं नेट न्यूट्रलिटी।
इसी कारण से ये नेट न्यूट्रलिटी का जो मुद्दा है वो उभर कर सामने आता है। अब आप समझेंगे कि कोई घटना होती है, उसके पीछे कुछ वजह होती हैं और उससे जुड़े कुछ नियम, सिद्धांत, कानून और अन्य चीज़ें होती हैं, मुद्दे होते हैं जो उसके तह में होते हैं। यही होता है यूपीएस। अब वनडे एग्जाम्स में ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ऊपर वाली चीज़ें, घटनाएं और अन्य चीज़ें पूछ ली जाएंगी, पर यूपीएससी क्या कहता है, तह में जाता है, सीधे तह में जाकर के सवाल पूछेगा। ठीक है, तो नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है कि सभी ऑनलाइन कंटेंट और सेवाओं के लिए क्या है, एक मुक्त और समान यानी फ्री ठीक और इक्वल, यह बात याद रखना है, फ्री और इक्वल इंटरनेट प्रदान करने की ये अवधारणा होती है। मतलब नेट न्यूट्रलिटी क्या है, सभी ऑनलाइन कंटेंट और सेवाओं के लिए एक फ्री और इक्वल इंटरनेट प्रदान करने की क्या है, ये अवधारणा है। यह सिद्धांत जो है नेट न्यूट्रलिटी का सुनिश्चित करता है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, कंटेंट, उनकी सोर्स और उनके गंतव्य के आधार पर भेदभाव न करें और बल्कि आप अलग अलग शुल्क दिए बिना क्या है, सभी के लिए एक समान व्यवहार करें। इस विचार के जो समर्थक, उसका मानना होता है कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो सभी बिग कंपनियां हैं, सभी कंपनियों को इंटरनेट डेटा और उपयोगकर्ताओं के साथ क्या करना चाहिए, समान व्यवहार करना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी के समर्थक मानते हैं। ठीक है, अब कुछ उपयोगकर्ताओं के हितों की पूर्ति के लिए क्या है, इंटरनेट तक पहुंच को प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए और नहीं कंटेंट तक पहुंच की गति को धीमा करना चाहिए, ऐसा बात करते हैं। ठीक है, यह मुद्दा कब उठा था, 2013 में फेसबुक के फ्री बेसिक्स की शुरुआत के बाद में उठा था। फेसबुक ने क्या किया था कि जो केवल रिलायंस नेटवर्क के उपयोगकर्ताओं को, ग्राहकों के लिए क्या किया था, मुफ्त में एक उपलब्ध वेबसाइटों और डिजिटल कंटेंट का सेट दिया था। ठीक है, इसका सेट प्रदान करने के लिए डिजाइन किया था। अब फ्री बेसिक्स का क्या है, एक मुफ्त इंटरनेट एक्सेस प्लेटफॉर्म है जो क्या करता है, बिना डेटा शुल्क के बुनियादी ऑनलाइन सेवाओं तक क्या करता है, पहुंच करता है। अब इसको रोकने के लिए फिर ट्राई ने क्या बोल दिया कि डेटा सेवाओं के लिए भेदभावपूर्ण टैरिफ का विशेष निषेध विनियमन 2016 का एक फ्रेमवर्क जारी किया। इसके तहत ट्राई ने क्या किया कि दूर संचार सेवा प्रदाता है, उनको क्या किया, अलग अलग दरों को वसूलने से रोक दिया और नेट न्यूट्रलिटी को सुनिश्चित करने का प्रयास कर दिया। ठीक है, ये बात यहाँ पे आई। अब आता है कि नेट न्यूट्रलिटी की उपेक्षा के निहितार्थ क्या होते हैं। ठीक है, मान लीजिए उपेक्षा हो तो उसका बात क्या, उसका क्या मतलब है कि उपभोक्ताओं के बीच में भेदभाव को बढ़ाना है। मतलब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर किसी विशिष्ट कंटेंट, एप्लीकेशन या प्रोडक्ट का पक्ष ले सकते हैं, उसे बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कारण क्या होगा, उपभोक्ताओं में भेदभाव पैदा होगा। नेट न्यूट्रलिटी की अगर उपेक्षा होती है तो नवाचार को हतोत्साहन होगा। नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों के लिए समान अवसर खत्म हो जाएंगे। ठीक, बिग टेक कंपनियां मजबूत हो जाएंगी, गोपनीयता संबंधी चिंताएं आ जाएंगी, डेटा को एकत्र करने, उसका मुद्रीकरण करने की शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हैं जो आईएसपी हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। उपभोक्ताओं की स्वतंत्रता पर लगाम लगेगा। ठीक है, डिजिटल डिवाइड को बढ़ावा मिलेगा। डिजिटल डिवाइड क्या करेगा, ये जो है, जो हाशिए पर रहने वाले समुदाय है, उसके पास ऑनलाइन कंटेंट, शैक्षिक उपकरण और नौकरी के जो अवसर है उसके तक उसको सीमित कर देगी। तो नेट न्यूट्रलिटी के कुछ सिद्धांत हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं कि इंटरनेट के सभी उपयोगकर्ताओं का करना चाहिए, इंटरनेट पर समान उपलब्धता हो, ये सुनिश्चित करता है। कंटेंट जो है उस पर या उपयोग करता है, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता होना चाहिए किस चीज़ में, नेटवर्क के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में पारदर्शिता होनी चाहिए। नो पेड प्रायोरिटाइजेशन होना चाहिए, मतलब किसी भी कंपनी को किसी भी पक्ष में कार्य नहीं करना है। ठीक, इंटरनेट की गति में कोई फेरबदल नहीं करना है। एप्लीकेशन के लिए, किसी भी खास वेबसाइट या एप्लीकेशंस के लिए बाधित नहीं करना है सेवाओं को या किसी वैध वेबसाइट या ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता को। ठीक है, ये बात नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांत में आती है। तो ऐसे में आगे की राह में हमें करना क्या चाहिए, तो एसके भार्गव की समिति को शामिल करना है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, यहाँ इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि नेट न्यूट्रलिटी के बारे में जो है एके भार्गव की समिति की सिफारिशों को शामिल करना। तबीयत तो ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, समझ कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और दे रहा हूँ, थोड़ा सा कहीं मिसमैच हो रहा है दिमाग में, तो सॉरी उसके लिए। एके भार्गव लिखा हुआ, ठीक है। तो एके भार्गव समिति की सिफारिशों को शामिल करना है। मतलब इसमें क्या है कि जो टीएसपीज है, ठीक है, और आईएसपीज है। टीएसपी मतलब टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी मतलब जो है ये क्या आपका हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ओवर द टॉप यानी ओटीटी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और ओटीटी यहाँ पे बात की गई है। तो इसी तरह से यहाँ पे बात होती है कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसके जो लाइसेंस शर्तों में क्या करना चाहिए, एक खंड का समावेश करना चाहिए और
इसमें होना क्या चाहिए कि नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों का पालन करेंगे लाइसेंस धारक, जो भी लाइसेंस धारक होंगे, मतलब कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ये क्या करेंगे कि नेट न्यूट्रलिटी का पालन करेंगे। इनके जो है जो भी इनका जो लाइसेंस शर्त है ना, उसमें कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस जो लाइसेंस की होती है उसमें ये बात शामिल कर देना चाहिए। ठीक है, ये बात किसने बोली? AK भार्गव समिति ने बोली थी। इसको आपको लिखना ही लिखना है, नंबर तभी मिलेंगे इस पर अच्छे खासे। ठीक है, विनियामकी ढांचे की सहायता से क्या करना चाहिए? एक लेवल प्लेइंग बनाना चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जाकि क्या हो कि उपभोक्ताओं को प्रभावित किए बिना जो है ये दोनों निष्पक्ष और समान हो। इसको परिभाषित करना चाहिए, OTT और उनकी सेवाओं को उनकी कंटेंट सेवाओं के संदर्भ में परिभाषित करना चाहिए। OTTs को भी क्या करना चाहिए? रेगुलेशन के दायरे में लाना चाहिए, ग्राहकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी जो है अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लागत में वृद्धि न हो जो ग्राहकों के ऊपर आर्थिक भार बढ़ाए। सक्रिय निगरानी करना चाहिए, नेट न्यूट्रलिटी के प्रति किसी भी उल्लंघन का तुरंत पता लगाया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब एक बात यहाँ आती है कि ओवर द टॉप सेवा, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं और OTT के बीच में संबंध क्या है। तो OTT क्या होती है? OTT जो होता है सार्वजनिक इंटरनेट पर अंतिम उपयोगकर्ताओं तक उपलब्ध कराए जाने वाले जो कोई भी डिजिटल कंटेंट, सर्विस या एप्लीकेशंस होते हैं। ठीक, ये सेवाएं क्या होती हैं? व्यक्ति के बीच में प्रोवाइड करती हैं, जो होता है व्हाट्सएप हो गया या टेलीग्राम हो गया, ये OTT संचार सेवाएं हैं। OTT एप्लीकेशन सेवाएं क्या हैं? जिसमें मीडिया सेवाएं हो गई, व्यापार वाणिज्य सेवाएं हो गए, ये सब क्या है? ये जो होते हैं ये मतलब सोशल सब मीडिया होती है, ये क्या होती है? एप्लीकेशन सेवाएं होती हैं। और संचार सेवाएं क्या होती हैं? जो रियल टाइम में पर्सन टू पर्सन क्या होती हैं? संचार सेवाएं, दूर संचार सेवाएं देती हैं। ये आपका OTT के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और OTT के बीच में संबंध क्या है कि बहुत सारा होता है। जैसे जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए शुल्क मांगने के अधिकार पर दावा करते हैं। तो जो अभी क्या होता है कि नेट न्यूट्रलिटी के विरुद्ध देखा जाता है। जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स उसके द्वारा निवेश की जाने वाली पूंजीगत लागत काफ़ी अधिक होती है। भाई सही बात है, लागत तो काफ़ी अधिक होती है और राजस्व पर भी इनका प्रभाव पड़ता है टेलीकॉम सर्विस पे। वही जो OTTs होते हैं वो वही सेवाएं देते हैं जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर देते हैं। जैसे इंटरनेट पे कॉल मैसेजिंग सेवाएं ये OTT भी दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? इनके प्रतिस्पर्धी के रूप में कार्य करने लगते हैं। विनियामकी जो फ्रेमवर्क है वो किसका? टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर पर काफ़ी कठोर है। ठीक, अब ये क्या है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है इसके द्वारा प्रदान की जो प्रसारण क्षमता उसकी मांग को जो OTT कंटेंट द्वारा बढ़ाया जाता है, इससे शुद्ध डेटा में खपत में वृद्धि होती है। अब ये भी एक बात है कि ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को एक लाभ भी देता है। तो यानी क्या है कि कहीं एक जगह किसी को हानि हो रही है, कहीं एक जगह किसी को लाभ हो रहा है। यही बातें यहाँ पे हैं। और ये जो मुद्दा था वो नेट न्यूट्रलिटी के लिए उभरा था। नेट न्यूट्रलिटी अगर प्रीलिम्स में पूछ दे आपको एक कोई स्टेटमेंट दे करके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आप चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें अब क्या है कि इसमें हम लोग कल देखेंगे, कल वाली क्लास में, कल नहीं शाम वाली क्लास में एक और क्लास लेने वाला हूँ एक्स्ट्रा। और हाँ, कल तो 31 है ना, कल ही देखेंगे। कल 31 है ना, 1 तारीख से मैं नवंबर मैगजीन शुरू करूँगा। कल वाली क्लास में मैं आपको इसमें जो रिसर्च हुए हैं और उस पर नोबेल प्राइज जो मिला है, तीनों नोबेल प्राइज, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, तीनों नोबेल प्राइज को मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। नोबेल प्राइज के कार्य क्यों मिले थे, उस सब कार्यों के बारे में। और जो आर्ट एंड कल्चर है ना, आर्ट एंड कल्चर का जो प्रीलिम्स संबंधी सेक्शंस है उसको हम लोग कल खत्म करेंगे। और एक ही क्लास में कल मैगजीन खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं बचा रहेगा इसमें का, सारा चीज़ इसमें का कवर हो गया है। और 1 जनवरी से हम लोग नवंबर मंथ की मैगजीन शुरुआत करेंगे धूम धड़ाके के साथ। और प्रीलिम्स भी आने वाला है, जम के पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो पूछते रहिए। धन्यवाद।